सो इजी पोर्शन बचा है आज। स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स और फिर उनके कन्फ्लिक्ट्स भी हैं। अब स्टेक होल्डर इंटरनल कौन होते हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल कौन है? गवर्नमेंट है, कम्युनिटी एट लार्ज है, पीयर ग्रुप्स हैं, रेगुलेटर्स हैं। अच्छा, रेगुलेटर का मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी हमारे इंडिया में, राइट, कंपनी लॉ बोर्ड, ये सब। कनेक्टेड। देखो, इक्विटी इन्वेस्टर जो पैसा लगाने वाला है, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंशियल प्रोवाइडर, कंपटीटर, ये तो कनेक्टेड होते हैं। ये इंटरनल होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं, यानी ये सब स्टेक होल्डर कहलाते हैं। देखो 11 स्टेक होल्डर लिखे हैं मैंने। कितने? तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है उनके पर जो विचारों के ऊपर दबाव होता है, उनको बैलेंस करना पड़ता है, इंटरनल वालों का भी, एक्सटर्नल वालों का भी, कनेक्टेड का भी, यानी इन सब के बीच में बैलेंस बनाते हुए उनकी नीड्स और उनके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। ठीक है जी। तो ये आपस में इंटरनल एक्सटर्नल कर, अब जैसे इंटरनल में कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या होगा? उनको बढ़िया से बढ़िया तनख्वाहें मिले। कनेक्टेड में इक्विटी इन्वेस्टर का क्या होगा? बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिले। अरे बढ़िया रिटर्न तब आएगा जब कम तनख्वाह में लोग काम करेंगे। कन्फ्लिक्ट हो गया ना। इस तरीके से समझ गए आप लोग को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। ये देख लो अब, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर के बीच में कन्फ्लिक्ट। एम्प्लॉय क्या चाहेगा? एम्प्लॉय में रेजिस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेस। समझ गए? क्योंकि ऑटोमेटेड प्रोसेस आएगा तो एम्प्लॉय कम हो जाएंगे। अच्छा, ऑटोमेटेड प्रोसेस से क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन जॉब चली जाएंगी। अब अपन शेयर होल्डर की बात करें, शेयर होल्डर क्या चाहेगा? वेजेस नहीं बढ़े जो एम्प्लॉय बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। सबके बीच में आपस में कहीं ना कोई कंफ्लिक्ट है। पढ़ लेते हैं एक बार ऐसे ही। कस्टमर और कम्युनिटी एट लार्ज के बीच में क्या कंफ्लिक्ट है? कस्टमर लोअर प्राइस डिमांड करेगा, चॉइस ज्यादा मांगेगा कि भैया आप मुझे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट दिखाओ, प्राइस भी कम मांगेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनी को, कंपनी में नीड टू स्क्वीज वल्नरेबल सप्लायर और इंपोर्ट प्रोडक्ट एट ग्रेट एनवायरमेंटल कॉस्ट। यानी कंपनी को भाई, अगर मैं आज बात करूं, चॉइस ज्यादा देनी है तो उसको हर सप्लायर को राजी रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको माल चाहिए होगा उनसे। प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे अगर अवेलेबल नहीं है तो। हाँ है ना। Yes. नेक्स्ट, शेयर होल्डर एंड फाइनेंस प्रोवाइडर। शेयर होल्डर एनकरेज करेगा मैनेजमेंट को कि रिस्की स्ट्रेटेजी पे जाओ, रिस्क लोगे तो ज्यादा कमाई होगी, ज्यादा कमाई ज्यादा मिलेगा। फाइनेंस प्रोवाइडर क्या है? वो तो चाहेगा उतनी रिस्क ली जाए जिससे उसकी कमाई आ जाए, क्योंकि जो फाइनेंस प्रोवाइडर हैं वो तो ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, तो वो तो यही चाहेंगे कि उतनी रिस्क ली जाए या कम रिस्क ली जाए जिससे उनका ब्याज की कमाई हो जाए, तो रिस्क लेने से मना करेंगे। शेयर होल्डर बोलेंगे रिस्क लो, ज्यादा कमाई होगी तो ज्यादा आएगा। Shareholder may encourage management to pursue risky strategy in order to maximize potential return, whereas financial provider prefer stable, lower risk policy that ensure liquidity for the payment of debt interest. बिल्कुल सही। और पढ़ो, कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर और मैनेजर, इनके बीच में कंफ्लिक्ट होगा।
कस्टमर में रिक्वायर हायर सर्विस लेवल, मतलब माल जल्द से जल्द मिले। शेयर होल्डर रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे मतलब उनकी तरफ से इस बात पे रेजिस्टेंस आएगा कि भैया फास्ट डिलीवरी देने में खर्चा ज्यादा लगता है। मैनेजमेंट को भी वर्कलोड बढ़ेगा तो मैनेजर भी इस पे क्या होंगे, कंफ्लिक्ट करेंगे। तो कस्टमर जल्दी चाहेगा, मैनेजमेंट का वर्कलोड बढ़ेगा, कंफ्लिक्ट है ना। गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर, गवर्नमेंट चाहेगी खूब सारी वेलफेयर स्कीम चलाओ, मिनिमम वेज लागू रखो, हेल्थ पॉलिसीज दो, सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉलो करो। शेयर होल्डर चाहेगा अरे इनको अवॉइड ही करो, जितना कम हो उतना बढ़िया है, इजी है। शेयर होल्डर एंड मैनेजर, शेयर होल्डर तो एक ही चीज से कंसर्न होंगे कि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, शेयर होल्डर आर कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर वेल्थ। Manager may instead pursue strategies focused on growth, as these may bring the greatest personal reward. अब मैनेजमेंट का रोल और गोल कॉन्ग्रेंस क्या चीज है समझना, एजेंसी थ्योरी। Agency theory is often used to describe the relationship between the various interested parties in a firm and can help to explain various duties and conflict. तो एजेंसी थ्योरी जो है वो बेसिकली आपको बताती है कि आपस में क्या रिलेशनशिप है इंटरेस्टेड पार्टीज का, जो फर्म में इंटरेस्टेड है, और उनकी ड्यूटीज और उनके कन्फ्लिक्ट क्या क्या हैं वो सब एक्सप्लेन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एजेंसी थ्योरी। एजेंसी जिसमें एक प्रिंसिपल होगा और एक एजेंट होगा। एग्जाम्पल बताता हूं। एजेंसी रिलेशनशिप अकर व्हेन वन पार्टी द प्रिंसिपल employs another party the agent to perform a task on their behalf। तो अब अगर अपन बात करें तो डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर। इन पर्टिकुलर डायरेक्टर एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। तो डायरेक्टर एजेंट होते हैं शेयर होल्डर के। तो जैसा प्रिंसिपल बोलेगा डायरेक्टर वैसा वैसा करेंगे, खत्म बात। प्रिंसिपल को डिफाइन करना होगा कि डायरेक्टर को क्या करना है। वो डायरेक्टर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा, कौन, प्रिंसिपल। इसलिए शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाती है और उनको डायरेक्टर को बता दिया जाता है कि आपकी ये लिमिट्स है, आपकी ये हदें हैं, आपको इन हद में रह के काम करना है, और उसके लिए उनको अथॉरिटी दे दी जाती है। इजी लगा? एजेंसी थ्योरी का मतलब समझ में आ गया? अब डायरेक्टर भी चाहेगा कि मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूं, लेकिन एजेंसी थ्योरी में जो लिखा होगा उसको उससे काम करना पड़ेगा। Finding way to reduce the problem of agency relationship and ensure that manager take decisions which are consistent with the objective of a shareholder is a key issue। समझ गए भाई? मैनेजमेंट ने जो डिफाइन कर दिया है, अब डायरेक्टर उस हदों में रहकर काम करेगा, इसी से प्रॉब्लम कम होगी और कोई तरीका नहीं है। आप उन्हें खुला नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपने डायरेक्टर को खुला छोड़ दिया तो वो हो सकता है शेयर होल्डर का हित ना करके अपने हित में काम कर ले। ये पूरी एग्जाम्पल दे रहा है आपको।
Agency theory can help to explain the action of various interest group in corporate governance. बच्चों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनियां जब चलती हैं तो उनको चलाने का जो गवर्नेंस यानी चलाने का तरीका होता है उसके ऊपर। तो बोले प्रिंसिपल एम्प्लॉय करता है एजेंट को, एजेंट टास्क परफॉर्म करता है, प्रिंसिपल हो क्या करता है, होल्ड्स द प्रिंसिपल टू अकाउंट फॉर द एजेंट एक्ट। ऑब्वियसली एजेंट जो भी काम करेगा उसके लिए अल्टीमेटली लायबल तो प्रिंसिपल ही होता है ना, और एजेंट जो काम करता है उससे थर्ड पार्टी इंपैक्ट होती है। एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर कैन बी सीन एज द एजेंट ऑफ शेयर होल्डर, एम्प्लॉय एज एजेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजर एंड शेयर होल्डर एज द एजेंट ऑफ लॉन्ग and short-term creditor, etc. In most of these principal-agent relationship, conflict of interest will exist. The problem lies in the fact that once the agent has been appointed, they are able to act in their own selfish interest rather than pursuing the objective of the principal. बिल्कुल वो अपने लिए काम करते हैं, अपने भले के लिए। तो इसके लिए हमको हदें तय करनी पड़ती है, लिमिट्स डिफाइन करनी पड़ती है। अब एक बात, ओनरशिप अलग चीज है, कंट्रोल अलग चीज है। जो छोटी फर्म्स होती हैं, प्रोप्राइटरशिप, वहां जिसकी ओनरशिप है उसी का कंट्रोल होता है। पार्टनरशिप में 3-4 पार्टनर, 5 पार्टनर हैं, उन्हीं की ओनरशिप होती है, उन्हीं का कंट्रोल होता है। लेकिन कंपनी के केस में ओनरशिप और कंट्रोल अलग अलग होते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल हुई, एप्पल हुई, और बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बैंक हुए, सिटी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, ठीक, बड़े बड़े बैंक्स, ठीक, ऐसी कंपनी में जिनके हाथ में कंट्रोल है उनके हाथ में ओनरशिप नहीं है। सिर्फ 4% ही कंपनियां ऐसी हैं, 100 में से 4, जहां पर जिनके पास शेयर है वही कंपनी को कंट्रोल करते हैं। अब आप सोचोगे रिलायंस का कंट्रोल तो मुकेश जी अंबानी के पास है, नहीं है, उनकी ओनरशिप है। कंट्रोल तो उन डायरेक्टर के पास चला गया जो अपॉइंट हुए हैं। अब वो अलग बात है कि वो डायरेक्टर उनकी पसंद से अपॉइंट हुए होते हैं क्योंकि उनके पास मेजोरिटी शेयर होता है, बट स्टिल अगर ज्यादा लोग होल्डिंग्स हैं, डाइल्यूट हो जाती है, तो कंट्रोल अलग हाथों में चला जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं ना, बड़ा लोन लेते हैं कोई कंपनियां, तो बैंक के पास राइट होता है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट कर दे अपना। अब ओनरशिप का है, सिर्फ पैसा दिया और डायरेक्टरशिप में आ गए। तो डाइवर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल का मतलब ओनरशिप अलग चीज है, कंट्रोल अलग चीज है। By far, the most important conflict of those mentioned above is that between the interest of shareholder who own the company and the director or manager who run it. तो जनरली जो ओन करते हैं और जो रन करते हैं उनमें फर्क होता है कंपनी के केस में। पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप की बात मैं नहीं कर रहा हूं। Shareholder are reliant upon the management of the company to understand and pursue the objective set for them. शेयर होल्डर को विश्वास करना पड़ता है उन मैनेजमेंट पर कंपनी के, ठीक, कि और जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, किन्होंने, शेयर होल्डर ने, मैनेजमेंट के लिए, उस पर उनको विश्वास करना पड़ता है कि वो काम करेंगे उसके लिए। ऑल्दो शेयर होल्डर कैन इंटरवीन, बट फिर भी शेयर होल्डर की मीटिंग्स तो होती हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए उनको बुलाया जाता है। अच्छा, ये चीज डिफाइन होती है कि शेयर होल्डर को किन डिसीजन के लिए बुलाया जाएगा और किन डिसीजन के लिए उनको नहीं बुलाया जाएगा। ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है। Although shareholder can intervene via resolution at general meeting, the manager are usually left alone on a day-to-day ऑपरेशन के लिए मैनेजमेंट काम करते हैं, और कोई मेजर डिसीजन होते हैं, अच्छा कौन से डिसीजन के लिए उनको बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए में डिफाइन हो जाता है।
मैनेजमेंट आर यूनिकली प्लेस टू मेक डिसीजन टू मैक्सिमाइज देयर ओन वेल्थ और हैप्पीनेस रादर देन द वेल्थ ऑफ द, बिल्कुल। मैनेजमेंट जो है वो तो बेसिकली क्या चाहेगा, अपनी खुशी, अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहेगा। हाँ या ना? बिल्कुल। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टर हैव बीन मेकिंग कॉर्पोरेट डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट rather than for the benefit of the company as a whole and shareholder in particular। पहली चीज, रेम्यूनरेशन ज्यादा से ज्यादा सेट करवाएंगे, राइट। क्रिएटिव अकाउंटिंग करेंगे। क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग में झोलझाल होता है। एम्पायर बिल्डिंग, अपने ही लोगों को अपने आसपास रखेंगे डायरेक्टर, उन्हीं को क्या दिलवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट उनको दिलवाएंगे, ये सब। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस, यानी अभी पढ़ेंगे अपन इसके बारे में भी, आपको रीडिंग मारनी है, कोई ज्यादा खास बात है नहीं। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस मतलब बुक्स के अंदर तो पैसा डायरेक्टर को ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर ने नहीं लिया, बट एक्चुअल में डायरेक्टर किसी और के नाम से लोन दे देंगे, कुछ और कर देंगे, अल्टीमेटली बेनिफिट ले लेंगे। टेक ओवर बिड्स, आज कंपनी किसी दूसरी कंपनी को ले रही है, तो वहां डायरेक्टर का इंटरेस्ट होता है, तो वो देखते हैं कि अपन उनसे क्या नेगोशिएशन कर लें, या 10 की चीज 11 में ले लेते हैं, जहां पर उनका इंटरेस्ट पर्पस सॉल्व हो रहा है। कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज भी करते हैं, मतलब ये सब तो एथिकल है, रेमुनेशन बढ़वाना, क्रिएटिव अकाउंटिंग करना, ये सब कर लेते हैं, ये सब होता है, बड़ी कंपनी में यही तो होता है। तो देखो मैंने आपको ये 6 एग्जाम्पल दिए, रेमुनरेशन का, एम्पायर बिल्डिंग का, क्रिएटिव अकाउंटिंग का, टेक ओवर बिड का, अनएथिकल एक्टिविटी का, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस का। ठीक, पढ़ना ये आप सब लोग। अब मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम, मैनेजर को रिवॉर्ड, कमाई होगी तो मिलेगा, ये अगर ढंग से डिफाइन कर दो तो आपको एक मजेदार बात बताते हैं। जो की पोजीशन पर मैनेजर कंपनी में डायरेक्टर बैठे हुए होते हैं, उनको अपन प्रॉफिट से लिंक कर देते हैं कि अच्छा प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट का 2% 3% रेमुनरेशन मिलेगा। तो अगर आप रिवॉर्ड स्कीम क्लियरली डिफाइन करोगे तो वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और आप उसे मॉनिटर भी कर पाओगे। अब एक्चुअल में उनको अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो शेयर होल्डर को बेनिफिट आना ही आना है, क्योंकि उनको रिवॉर्ड तभी मिलना है जब शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। अब एक मैनेजर 2 साल के लिए सोच रहा है, तो शेयर होल्डर का जो टाइम होराइजन है और मैनेजर का जो टाइम होराइजन है वो मैच हो जाए, अच्छी बात है। अब शेयर होल्डर 5 साल में रिटर्न चाह रहा है, मैनेजर सोच रहा है कि मुझे 10 साल में कमा के देना है, तो मैच नहीं होगा। यानी दोनों का टाइम होराइजन मैच होना चाहिए। जितनी रिस्क शेयर होल्डर लेने को तैयार है उतनी ही रिस्क मैनेजर भी लेने को तैयार हो, या जो रिस्क मैनेजर लेना चाह रहे हैं शेयर होल्डर उस रिस्क पे हाँ कर दें, तो जनरली मैनेजर बहुत सेफ खेलते हैं। एनकरेज मैनेजर टू अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड टू रिस्क एज शेयर होल्डर। अब रिवॉर्ड स्कीम अलग अलग तरह की होती है। एक रेमुनरेशन से जोड़ दो कि इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कंपनी की एसेट इतनी बढ़ जानी चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ जाना चाहिए। अच्छा ये एग्जांपल है, हाँ? और ये स्कीम तो बहुत चलती है, इसॉप।
एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम, और कुछ लोग इसको एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम भी कहते हैं। कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि भैया हम आपको कंपनी के शेयर्स देंगे बहुत ही नॉमिनल रेट में या फ्री में। अगर 7 साल तक आपने हमारे यहाँ काम किया तो आपको कंपनी के इतने शेयर दिए जाएंगे। इसका चैप्टर आप पढ़ोगे एसबीआर में, पूरा चैप्टर एक शेयर बेस्ड स्कीम करके। इजी है मेरे ख्याल से, समझ में आ गई बात आपको, रीडिंग मारनी है। चलो एक एग्जांपल दे रहे हैं। Greatech Inc, a listed company, has developed a highly successful new product and is thus growing rapidly. लेकिन जब कंपनी ग्रो करती है ना तो पैसे की दिक्कत आती है, पैसा चाहिए होता है ग्रो करते वक्त, नए इन्वेस्टमेंट्स में कैश की दिक्कत आती है। अब अगर मान लो मैनेजर्स को आपने बोनस अवार्ड कर दिया, गलत है ये। अगर आपने क्या करा, मैनेजर को बोनस कैश में दे दिया, तो ये स्कीम गलत है। आपको क्या करना चाहिए, उसको शेयर देने चाहिए, जिससे कंपनी की जेब से पैसा नहीं जाएगा। तो करंट रेम्युनरेशन स्कीम इज नॉट गुड। मैनेजर्स को क्या करना चाहिए आपको, कह रहा है करंटली अवॉर्डेड बोनस इफ देयर इज अ ग्रोथ इन रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर, यानी अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी तो हमने उनको कहा कि तुम्हें हम ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवांटेजेस, ऑब्वियसली जब आप रिवॉर्ड स्कीम लाओगे तो जो मैनेजर है वो उन गोल के लिए काम करेगा। मैनेजर विल वर्क टू अचीव ग्रोथ इन ईपीएस, बिल्कुल सही, गोल मिलेगा, जिससे शेयर होल्डर को ये रहेगा कि उनकी वेल्थ बढ़ रही है। ये अपन इसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर यस। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, पहले थी। हाँ सर, आपने वो जो एग्जांपल दिया है तब तक थी, फिर उसके बाद अभी। हाँ वो लगता कुछ हुआ, लैपटॉप में कुछ हुआ है। सर आपने स्क्रीन बंद कर दिया। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। दो बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास, बहुत बढ़िया। गोल कॉन्ग्रेंस, मैनेजर क्या करेगा, ईपीएस की ग्रोथ के लिए, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। बिल्कुल, फिगर डिफिकल्ट होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा टू मैनिपुलेट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर एज इट विल बी ऑडिटेड। इसलिए ये एडवांटेज है कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर की वेल्थ तो बढ़ेगी, लेकिन डिसएडवांटेज देखो कितनी सारी है। देयर इज लिटिल इंसेंटिव फॉर मैनेजर टू कंट्रोल वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो, अ pressing problem. Growth may be at the expense of liquidity and ultimately compromise the firm future survival. बिल्कुल बात सही है। मैनेजर को तो बोनस मिल जाएगा, राइट? So manager may gain bonuses simply because of the product concerned rather than the own effort. A target growth in EPS would be better. Long-term shareholder value and EPS are not well correlated. There is only one measure that focuses on final effect rather than operational. आपने सिर्फ एक ही इफेक्ट दे दिया कि भैया ईपीएस में ग्रोथ चाहिए, आपको और भी बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए था। ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स, अब ये क्या है, ये हर कंट्री में लाए जाते हैं। हमारी कंट्री में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कंपनी
लॉर्ड जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट, उसने दे रखा है। तो अब हम बात कर रहे हैं यूके के अंदर, वहां पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बच्चों नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो डे टू डे अफेयर में काम नहीं करते हैं लेकिन बोर्ड की मीटिंग में आएंगे, उनको सफिशिएंट टाइम देना है, मस्ट गिव ऑब्लिगेशन टू स्पेंड सफिशिएंट टाइम विद द कंपनी। अच्छा, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट होने चाहिए यानी कंपनी के डे टू डे अफेयर में तो नहीं करेंगे और कंपनी में से बाहर के व्यक्ति होंगे। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, रिलायंस कंपनी में मुझे अपॉइंट कर दिया तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, क्योंकि मेरा ना तो शेयर है वहां पर ना कुछ है। तो अब बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या कहा गया कि आधे डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, यानी डे टू डे अफेयर वाले नहीं होने चाहिए। इट इज हाफ द बोर्ड टू बी इंडिपेंडेंट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेपरेशन ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ, चेयरमैन अलग होना चाहिए, सीईओ अलग होना चाहिए, हर साल उनके इलेक्शन होने चाहिए, उनको क्या पैसा दिया जाएगा वो साफ डिस्क्लोजर देने चाहिए, क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड, क्योंकि वो डे टू डे फिर में काम करते हैं इसलिए। खत्म। मेजरिंग अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, it is necessary for manager, shareholder and other stakeholder to have ways of measuring the progress of the company towards its objective. This is commonly done via ratio analysis, यानी आप रेशियो निकाल के देख लो कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है, आरओआई निकाल लो, डेब्ट गियरिंग निकाल लो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, आरओई निकाल लो, लिक्विडिटी रेशियो निकाल लो, करंट रेशियो निकाल लो, ईपीएस निकाल लो, प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल लो। समझ गए? रेशियो सारे पढ़े हुए हैं आपने। अब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पर मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं होता, तो वहां पर जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोसाइटी एट लार्ज का वेलफेयर। बिल्कुल सही, क्योंकि उसका काम है नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो थोड़ा सा अलग आ जाते हैं। उनकी ऑब्जेक्टिव सेटिंग विद एनएफपी, नॉट फॉर प्रॉफिट, द नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। एग्जाम्पल, नरेगा स्कीम आपने सुनी होगी। नरेगा स्कीम हमारे इंडिया में चल रही है। वो क्या स्कीम है? 100 डेज कंपल्सरी एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड पीपल, यानी जो बेरोजगार लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, ये नरेगा स्कीम है। और एक मिनिमम वेजेस पे प्रोवाइड करवाना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। मोस्ट की ऑब्जेक्टिव आर वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई फाइनेंशियल टर्म में। अब आप फाइनेंशियल टर्म में उसको क्वांटिफाई कर ही नहीं पाते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पर क्या है, उसको क्या क्वांटिफाई, वहां पैसे तो देता नहीं है, बंदा इलाज कराने जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां पर बेसिकली क्वांटिफाई क्या होगा कि पेशेंट को क्या केयर मिल रही है। अब वो कैसे क्वांटिफाई करोगे आप? इसलिए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं जाते, वहां केयर नहीं मिलती है, जबकि बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव यही है। मल्टीपल एंड कंफ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव आर मोर कॉमन। अब अगर आप पेशेंट को ट्रीट करने पर अच्छी क्वालिटी देना चाहोगे तो नंबर ऑफ पेशेंट कम देख पाओगे, तो दो चीजों में भी कंफ्लिक्ट हो जाता है। नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट बढ़ाना है तो फटाफट पेशेंट को देखो और निकालो, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज आएगा। तो जब कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो ये ध्यान रखेंगे स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा हैं, सोसाइटी है पूरी, और हर आदमी उसमें इंटरेस्ट लेगा। इसलिए गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो कोई भी टांग अड़ा देता है अपनी। जो बॉडी फंड कर रही है, जो स्पॉन्सर कर रही है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है।
अब गवर्नमेंट की तो ठीक है, लेकिन कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी तो फंडिंग पे काम करती हैं। आपने देखी होगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत होती है जिनको फंड आते हैं, तो जहां से फंड आ रहे हैं वो फिर उनका वो भी उस पर क्या करते हैं, आके रोल प्ले करते हैं। अल्टीमेटली जिनको सर्विसेज मिल रही है उनसे या तो कुछ फाइनेंशियल इनपुट मिलता ही नहीं है, मिलता भी तो बहुत कम मिलता है। फंडिंग जो आती है वो टुकड़ों में आती है, धीरे धीरे करके, एक साथ थोड़ा ना आ जाती है। मैंने 5 करोड़ रुपए दे दी बिल्डिंग बना लो, ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग बनना चालू होती है, थोड़ी बनती है, फिर बिल पास होता है, फिर थोड़ा फंड आता है, ये चाम होता है। फंडिंग ऑफन प्रोवाइडेड एज अ सीरीज ऑफ एडवांसेज रादर देन एज अ लंप सम। तो जनरली एनएफपीस के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लॉन्गर टर्म प्लानिंग होराइजन के साथ होते हैं। जनरली गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है इसके अंदर जनरली। तो हम एक बात कर रहे हैं, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं वहां तो हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करना और उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करना जिससे शेयर प्राइस बढ़े और डिविडेंड भी ज्यादा से ज्यादा मिले। हाँ यार, लेकिन एनएफपी के लिए सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए पहला, किसके इंटरेस्ट में काम कर रही है वो, और उसकी इंटरेस्टेड जिसके इंटरेस्ट में काम कर रही है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उन पार्टीज का ऑब्जेक्टिव क्या है। So many such organizations are run in the interest of society as a whole, and therefore we should seek to attain the position where the gap between the benefit they provide to society and the cost of their operation is the widest. बिल्कुल सही। कॉस्ट तो बेसिकली आप तो देख लो खर्चा कितना आ रहा है, बेनिफिट नहीं पता लगा पाओगे लेकिन कॉस्ट तो पता लगा पाओगे। एक पेशेंट पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना खर्चा लग रहा है, उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये आप नहीं पता लगा पाओगे। द कॉस्ट इज रिलेटिवली इजीली मेजर्ड इन अकाउंटिंग टर्म, हाउएवर मेनी ऑफ द बेनिफिट्स आर इंटेंजिबल। समझ गए ना, इसलिए कॉस्ट से जाते हैं। तो अब आप ये देख लो कितनी रोड बन गई, ये मत देखो अब रोड बन गई उससे कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, और बेनिफिट मिल भी रहा तो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है। जनरली क्या है, नरेगा में यही तो हो रहा है, रोडे बनवा रहे हैं, सरकार रोडे बनवा रही है खूब। Because of the problem of quantifying the non-monetary objective of such organization, most public body operate under objective determined by the government. तो बोले गवर्नमेंट जो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है उससे काम करती है, दैट्स ऑल। अब जो भी पैसा लगा रहा है उसकी वैल्यू फॉर मनी, उसको अपने पैसे की वैल्यू चाहिए। और 3 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, अभी पढ़ेंगे अपन। वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या है, अचीविंग द डिजायर्ड लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस एट द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट। बिल्कुल, आप जो पैसा खर्च कर रहे हो उस पे, चाहे वो गुड्स पे करो चाहे सर्विस पे करो, आपको वो गुड्स उतना सेटिस्फेक्शन दे दे तो आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगा, या वो गुड्स आप वो सर्विसेज आपको उतना सेटिस्फाई दे दे मिलेगा। ईज, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी क्या है, कॉस्ट कम से कम एक डिफाइंड लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। वर्ड पे ध्यान देना, इकोनॉमी का मतलब क्या है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिफाइंड लेवल ऑफ आउटपुट। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इनपुट के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट हो वो सबसे बढ़िया से बढ़िया हो। रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, अचीविंग अ हाई लेवल ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू द रिसोर्सेज पुट इन, और प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सर्विस एट रीजनेबल इनपुट कॉस्ट। यानी इनपुट के बदले आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, ये देखना कि जो आउटपुट अचीव हुआ है वो ऑब्जेक्टिव जो डिफाइन थे उन ऑब्जेक्टिव को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी आपके जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए।
उसके लिए आपको आउटपुट देखना पड़ेगा। इकोनॉमी क्लियर, एफिशिएंसी क्लियर, इफेक्टिवनेस क्लियर। तो आप इन 3 ईज को यूज करते हो परफॉर्मेंस मेजर के लिए, और उससे आप अपनी वैल्यू फॉर मनी को क्या करते हो, असेस करते हो। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में समझ गए। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, these three E's basically used for performance measure and assess the value for money, और ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या एनएफपी में सबसे ज्यादा काम आता है। measuring the achievement of objective, raise as large a sum as possible, spend fund as effectively as, जितना हो सके उतना फंड लाओ, उस फंड को इफेक्टिवली लगाओ, टारगेट सेट करो हर एस्पेक्ट के लिए, अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जैसे कि कितनी ग्रांट हर साल रेज करेंगे, वॉलंटरीली कितना पैसा लेकर आएंगे, उनमें से कितना पैसा खर्च करेंगे, मैक्सिमम पैसा खर्च होना चाहिए, ऐसा नहीं ग्रांट लाके रख ली और पड़ी है बैंकों में। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे अमाउंट स्पेंड करना है तो करें, बिल्डिंग बनानी तो बिल्डिंग पे करें। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की एक लिमिट सेट कर दी जाए, वरना वो जबरदस्ती उसके अंदर ज्यादा खर्चा कर देंगे। बजट्स जो बनाए वो मीट आउट होने चाहिए। लॉन्ग रन में आपकी जो कॉस्ट है उससे मिलने वाला रेवेन्यू एटलीस्ट उतना हो जाए कि खर्चा तो निकल जाए, फायदा तो नहीं चाहिए बट खर्चा हो जाए। हमेशा लॉस में भी काम नहीं करती एनएफपीज। द एक्चुअल फिगर अचीव कैन देन बी कंपेयर्ड विद दीज टारगेट, ये टारगेट है सारे पढ़ लीजिए, एंड कंट्रोल एक्शन टेकन इफ नेसेसरी। So total to be raised in grant and voluntary income, maximum percentage of this total that fund raised, raising expenses represent, amount to be spent on a specified project or in particular area, maximum permitted administrative cost, meeting budget, breaking even in the long run। खत्म बात। सो बच्चों बड़ा इजी सा था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट वे में पढ़ा दिया। पढ़ लीजिएगा और आपको कहीं पे भी डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। आज क्लास इतने ही ड्यूरेशन का था। सो और बच्चे भी आज 3 ही रहे। इसके लिए आप मेरे पुराने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लीजिएगा, वहां पे थोड़ा और डिटेलिंग कर रखा है, बट एज सच इतना काफी है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे।